प्राची एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। वो जहाँ कहीं भी जाती लोग उसे देखकर चकित रह जाते और वो उसे देखते ही रह जाते। प्राची की शादी शौर्य से होती है और वो जब अपने ससुराल में आती है तब उसकी खूबसूरती से सास ललिता और ननद कीर्ति बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। जब जब वो बाहर निकलती तब हाय, हीरोइन जैसी लड़की है ये तो। वाह भी वाह, हमारे मोहल्ले में हीरोइन आई है, हीरोइन। सच में कितने सुंदर बाल और नए नक्श क्या है इस लड़की की, एकदम परी लग रही है। बिटिया तुम कौन से घर में रहती हो? अरे ये मेरी बहू है। अच्छा, अरे हमारी नजर तो सिर्फ इसी पर पड़ी। देखो तो तुम्हारी बहू का जलवा ललिता बहन, आते ही तुम्हारी छुट्टी करा दी। वही तो, हमारी आंखें तो इस खूबसूरत बहू को देखकर ही चकाचौंध हो गई। ऐसे में तुम पर और तुम्हारी बेटी कीर्ति पर तो नजर ही नहीं पड़ेगी ना। कीर्ति और ललिता को बहुत गुस्सा आता है। मोहल्ले में हर कोई सिर्फ प्राची को ही देखता है और कीर्ति और ललिता को तो कोई मुंह बनाकर भी नहीं देखता। घर आकर मम्मी, इस प्राची के बच्चे के आने से मोहल्ले में हमारा स्टेटस और एटीट्यूड दोनों नीचे गिर गए हैं। सबकी सब बस अब इस प्राची की ही तारीफ किए जा रहे। आपने उसकी और शौर्या भैया की शादी क्यों तय कराई? अरे बिटिया, अब सब होते ही गया समय के साथ, और हमारा शौर्य भी तो उससे इतना प्यार करने लगा था। हमें लगा प्राची बहू के आते ही हमारा रौब और औदा दोनों ही ऊंचा हो जाएगा, लेकिन उसने तो आते ही हमें मुंह के बल नीचे गिरा दिया और खुद ने पहन लिया हीरोइन का ताज। जब घर में कोई मेहमान आता तो वो भी प्राची की प्रशंसा में लग जाता। वाह बिटिया वाह, इधर तो आ, तुझे किसी की नजर ना लगे, एकदम मलाई सी गोरी है तू। बहुत खूबसूरत बहू मिली है इस घर को। चाचा जी, चाय लीजिए ना। अपनी खूबसूरती के चलते तुम तो एक फिल्म एक्ट्रेस भी बन सकती हो, वरना वो क्या कहते हैं, बम्पर मॉडल। सुपर मॉडल चाचा जी। हाँ वही वही। कीर्ति चाय लाई है, पीजिए ना। बस मन तो करता है कि तुम्हें किसी मूर्ति या शो पीस की तरह निहारती ही रहूं। काश तुम मेरी बेटी होती। ललिता और कीर्ति घर आए मेहमानों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों तो बस प्राची बहू की तारीफों के पुल बांधने में व्यस्त थे। थैंक यू सो मच चाचा जी, चाची जी। मैंने आप दोनों के लिए रसगुल्ले बनाए हैं, अभी लाती हूँ। हाँ लाओ लाओ बिटिया। प्राची रसगुल्लों का बॉल लाती है और उन्हें खाकर मेहमान कहते हैं, ओह मजा आ गया, मजा आ गया भाई। प्राची बहू, सच कहूँ तो इन रसगुल्लों की खूबसूरती भी तुम्हारी खूबसूरती के आगे एकदम फीकी है। अरे बंद कर बुढ़िया, वरना एक लपड़ लगाकर घर से बाहर फेंक दूंगी कल मुही कहीं की। कीर्ति और ललिता को अब प्राची की खूबसूरती से काफी प्रॉब्लम होने लगती है और वो यूं ही बातों बातों में शौर्य से कह देती हैं, शौर्य बेटा, तू जब प्राची से ही प्यार करना था और उसे ही इस घर की बहू बनाकर लाना था क्या? कैसी बातें कर रही हो मम्मी? अब क्या मैं अपने आप से ही शादी कर लेता फिर? शौर्य भैया, जब से प्राची भाभी आई है ना, तब से हम दोनों को कोई भाव ही नहीं देता, इसलिए हम घर के बाहर भी नहीं निकलते, और अगर निकल भी गए तो सब सिर्फ प्राची भाभी को ही देखते हैं और हमें तो इग्नोर कर देते हैं। शौर्य कीर्ति और ललिता को कुछ जवाब नहीं देता। अब कीर्ति और ललिता दोनों का भी प्राची के प्रति बर्ताव बदलने लगता है और वो जानबूझकर नफरत के चलते प्राची के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। क्या मतलब नहीं हो पाएगा? तुमसे सब हो पाएगा, बस तुम्हारे नखरे हैं, इसलिए तुम हर काम में ना नुकर करती रहती हो। हमें कुछ नहीं पता भाभी, आपको मसालों को सिलबट्टे पर पीसने ही पड़ेंगे, तभी ही सब्जी में टेस्ट आएगा, वरना सब्जी पूरी की पूरी फीकी ही होती है हर रोज। लेकिन कीर्ति माँ जी, सिलबट्टे पर पीसूंगी तो मेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे और मुझे एलर्जी की वजह से जलन होने लगेगी। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। अरे तेरी सेंसिटिविटी की ऐसी की तैसी करम जली,
ये सारे तेरे नाटक है, क्योंकि सिलबट्टे पर मसाले पीसने से तेरी खूबसूरती पर असर होगा ना। तुझे तो लोगों का फ्री फंड का भाव ही नहीं मिलेगा। हाँ, और नहीं तो क्या, महारानी साहिबा को शो ऑफ जो करना होता है हर जगह, अपने आप को तो ये नूर जहां समझती है ना। प्राची भावुक हो जाती है और आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहती है, माँ जी, कीर्ति, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। आप लोग खामखा कुछ भी सोच रहे हो। सच में मुझे बचपन से स्किन एलर्जी है और जलन की वजह से मुझे वीकनेस आएगी और वीकनेस के बाद बुखार। आय निगाड़ी, बहुत हुआ तेरा ये रोनी सूरत वाला ड्रामा। अब चुपचाप से सिलबट्टा ले और मसाले पीसने लग जा, चल, वरना कप कपाती ठंड में आंगन में ही रहने की सजा दे दूंगी तुझे मैं। फिर तेरी स्किन ड्राई हो जाएगी। हाँ। बेचारी प्राची सिलबट्टे पर मसाले पीसती है और उसके हाथों पर छाले भी आ जाते हैं, जिसके कारण उसे बहुत जलन भी महसूस होती है और वीकनेस के कारण उसे बुखार भी आ जाता है। ये सब देखकर कीर्ति और ललिता बड़े ही खुश हो जाते हैं और दोनों भी सज धज कर बाहर निकलते हैं। चलते हुए आपस में कहते हैं, इतने दिनों बाद पहले जैसे ही दिनों की यादें ताज़ा हो गई माँ। अब देखना, सबकी नज़र हम पर ही रहेगी। हाँ हाँ बिटिया, इसीलिए तो ये सुंदर सी बनारसी साड़ी पहनी है मैंने आज, ताकि मोहल्ले की सभी औरतें मुझसे जल जल कर राख हो जाए। लेकिन जब दोनों माँ बेटी मोहल्ले से गुजर रही होती हैं, तभी कोई भी उन्हें नहीं देखता। यहाँ तक कि जान पहचान वाले भी मुंह फेर लेते हैं और एक कार उन पर कीचड़ उड़ाकर चली जाती है और दोनों का मुंह कीचड़ से भर जाता है। अरे वो देखो, ललिता और कीर्ति को कितनी भयानक लग रही है दोनों की दोनों। हाँ वही तो। कीर्ति और ललिता दोनों भी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और शर्म के मारे गर्दन झुकाकर घर लौट आते हैं। एक दिन जब कीर्ति को देखने के लिए राघव नाम का एक लड़का और उसकी माँ चंदा और पिता गिरीश आते हैं, तभी प्राची को देखकर चंदा और गिरीश कहते हैं, अरे ललिता जी, आपकी बहू प्राची तो इतनी सुंदर है और आपकी बेटी बिल्कुल उसका उल्टा। सच में, अगर ये प्राची आपकी बहू ना होती तो मैं तो इसे अपने बेटे के लिए ही चुन लेता। कितनी खूबसूरत लड़की है, नजर ना लगे, एकदम हीरा है, हीरा। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी भी खूबसूरत ही है। आपकी आंखें हैं ही बदसूरत, तो उन्हें क्या साफ नजर आएगा? ओए ललिता, ज्यादा भौंक मत। चल राघव बेटा, तेरे लिए तो मैं राजकुमारी लाऊंगी। हमें नहीं बनाना ऐसी लड़की को अपने घर की बहू। चंदा, गिरीश और राघव वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद कीर्ति रोने लगती है। एक और रिश्ता चला गया सिर्फ आपकी वजह से प्राची बहू। आई हेट यू। आप तो भाभी कहने के भी लायक नहीं हो। अपनी ननद का घर बसने के पहले ही उसे उजाड़ रही हो। और नहीं तो क्या। अरे यह कोई परिवारी नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। सबकी खुशियों को खा जाती है। जब से आई है हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। शौर्य के पापा तो चले गए अपने दोस्तों के साथ हिमाचल घूमने तुम दोनों की शादी करा के, और यहाँ उन मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। प्राची ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, ठीक है माँ जी, कीर्ति, अगर इस घर में मेरी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, कीर्ति। प्राची अपना सूटकेस भरकर घर छोड़कर जाने के लिए निकलती है। ये देखकर शौर्य घबरा जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। प्राची, प्राची रुको तो, रुक जाओ प्राची, मेरी बात तो सुनो। लेकिन प्राची शौर्य की बात नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है। अच्छा हुआ जो वो कल मुही चली गई। अरे जीना दुश्वार करके रख दिया था हम सबका। तो बस एक बात का गम है कि तेरा रिश्ता फिर से जुड़ते जुड़ते ही रह गया, और वो भी सब कुछ उस डायन प्राची की वजह से हुआ है। धीरे बोलिए, शौर्य भैया उस प्राची के जाने के बाद रूम में देवदास बने बैठे हैं। पिछले 4 घंटों से कुछ खाया पिया तक नहीं है भैया ने। अरे रहने दे उसे कुछ देर अकेला। मेरी बेटी का दिल दुखाएगा तो इनके भी दिल दुखेंगे ही ना। खूबसूरत बहू। अरे वो बहू नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। चुड़ैल है जो रहती है ना, खूबसूरत औरत का रूप लेती है, वही है ये प्राची। तभी वहां पर हिमाचल की ट्रिप से लौटकर ललिता जी के पति यानी कि ब्रिज मोहन जी आते हैं
और फिर ललिता उन्हें सब कुछ बता देती है। कीर्ति भी उनके सामने थोड़ा रोना धोना करती है। आपकी लाडली बेटी का घर बसने से पहले ही बर्बाद करके चली गई वो प्राची। अरे रो मत कीर्ति बेटा, रो मत, आजा बच्चा, आजा मेरे पास। बृजमोहन कीर्ति को गले से लगाते हैं। ललिता और कीर्ति दोनों भी बृजमोहन को मिर्च मसाला लगाकर सब बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिससे बृजमोहन के मन में प्राची के लिए और भी नफरत जाग जाती है। वहीं शौर्य का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो प्राची को एक अननोन नंबर से कॉल करता है। तभी, शौर्य प्लीज़ मुझे रैंडम नंबर से मैसेज और कॉल करना बंद कर दो। मैं अब उस घर में फिर कभी नहीं आऊँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से, मेरी खूबसूरती की वजह से माँ जी और कीर्ति को कोई प्रॉब्लम हो, और कीर्ति का रिश्ता पक्का हो जाए, यही मेरी विश है। और इसलिए मैंने ये इतना बड़ा फैसला लिया है। लेकिन प्राची, तुमने इस सब के कारण हम दोनों के रिश्ते में क्यों दरार ला दी? प्राची, मेरे लिए तुम्हारे बिना हर एक मिनट गुजारना मुश्किल हो रहा है। प्लीज़ प्लीज़ घर आ जाओ वापस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अब तो पापा भी आ गए, वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। आखिर उन्होंने ही तो हम दोनों का रिश्ता पक्का किया था सबसे पहले। नहीं शौर्य, आई एम 100% श्योर माँ जी और कीर्ति ने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा, वरना आती ही सबसे पहले वो मुझे कॉल करते और घर लौट आने को कहते। प्राची फ़ोन कॉल कट कर देती है और भावुक होकर अपने आप को आईने में देखते हुए कहती है, लोगों के लिए उनका चेहरा, उनकी खूबसूरती किसी वरदान से कम नहीं होती, लेकिन मेरे लिए मेरी खूबसूरती ही मेरा अभिशाप बन गई। मेरा तो कुछ कसूर भी नहीं है, फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कीर्ति को देखने के लिए इंद्रेश नाम का एक लड़का अपनी माँ बृंदा और पिता बसंत के साथ आता है। बृंदा जी, बसंत जी, आपका लड़का इंद्रेश बहुत अच्छा है। इंद्रेश और हमारी कीर्ति की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी, देखिएगा। क्यों बृजमोहन जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे लेकिन आप सब क्या बातें ही करते रहेंगे, या फिर अपनी लड़की को बुलाएंगी भी? अब हाँ जी, अभी बुलाती हूँ। ललिता कीर्ति के कमरे में जाती है और कीर्ति तभी सच संवर रही होती है और ढेर सारा मेकअप लगा रही होती है। अरे ओ पगलेट लड़की, इतना भी मेकअप मत थोप अपने चेहरे पर कि तू भूत नहीं लगे, और लड़के वाले तुझे पहली नजर में देख कर ही मना कर दे। मम्मी आप भी ना। अच्छा चलिए, हो गया बस, अब मैं आ रही हूँ ना, जाइए आप आगे। कीर्ति जब बाहर आती है तभी उसे देखकर इंद्रेश, बृंदा और बसंत तीनों भी कुछ खास खुश नहीं होते। वो तीनों आपस में बात करते हैं और फिर बृंदा कहती है, देखिए ललिता जी, बृजमोहन जी, हम तीनों ने आपस में फैसला कर लिया है और उसका नतीजा ये है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। अब कैसी शर्त बृंदा जी? है क्या आप 10 शर्तें रखिए हमारे सामने? अपनी बेटी की शादी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। जी, तो हमें दहेज में 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख जैसी बड़ी रकम सुनकर ललिता, बृजमोहन और कीर्ति तीनों चौंक जाते हैं। और तभी वहां पर शौर्य भी आता है और वो ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। 15 लाख रुपए? बृंदा जी, 15 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है। क्यों ललिता जी, आपके पति परमेश्वर ने तो अभी अभी कहा कि उनकी बेटी की शादी के लिए वो उतना तो कर ही सकते हैं। और बृजमोहन जी, आप तो 10 शर्तों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो एक शर्त में ही आपकी टाई टाई फिश हो गई। अब जी वो देखिए, साफ सी बात है, हमारा बेटा इंद्रेश इतना हैंडसम है, स्मार्ट है, इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी कर रहा है, और आपकी बेटी कीर्ति, ये तो कुछ खास खूबसूरत भी नहीं है, इसलिए हमें भाव-ताव करके ही आगे का सोचना होगा ना। बृंदा की ये बातें सुनकर शौर्य को बहुत गुस्सा आता है और वो सामने आकर कहता है, ओ आंटी जी, आप अपने आप को और अपने बेटे को समझती क्या है? आपका बेटा क्या किसी फिल्म का हीरो लग के गया है? अरे अंधेरे में चिराग लेकर निकलोगे ना, फिर भी नहीं मिलेगी आपको मेरी बहन जैसी लड़की। उस शादी को क्या आपने कोई बिजनेस डील समझ रखा है जो भावताव करेंगी? माइंड योर लैंग्वेज शौर्य। अबे गोचू, तू तो चुप ही बैठ, समझा ना? चलिए निकलिए मेरे घर से, आउट, आई सेड आउट। आप जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रोज किसी ना किसी के घर पर जाकर कभी 15 लाख तो कभी 20 लाख, यही चलता रहता है आप लोगों का। लड़के को बेचने निकले ना आप।
बदतमीज लड़का। चल यहाँ से इंद्रेश बेटा, और आप भी चलिए बसंत जी। हाँ, चलो। बेशर्मी की भी हद होती है अंकल जी। देखिए वृंदा आंटी, कैसे आपके पति प्लेट में से जलेबियां चुरा रहे हैं, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी। बसंत शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाता है। वृंदा और इंद्रेश भी इंजन की स्पीड से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर शौर्य अपने घर वालों से कहता है, क्यों अब आप तीनों शांत क्यों हैं? अब प्राची तो नहीं थी आज, जिसके कारण कीर्ति के रिश्ते टूटते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं भी कौन सा हीरो था, लेकिन फिर भी आपके इस नालायक बेटे से शादी की ही ना उसने हमारे परिवार को दहेज भी दिया, तभी शायद किसी ने उसकी इज्जत नहीं की। अरे माँ, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी बहू इतनी खूबसूरत है, रूप और रंग से नहीं बल्कि अपने मन से। और तू कीर्ति, तुझे भी अपनी भाभी के लिए प्राउड फील करना चाहिए। इतनी अच्छी भाभी मिली है तुझे, वरना आजकल की भाभियाँ और बहुएं वो तो बस घर का बंटवारा करने के पीछे ही तुली रहती है। शौर्य की कड़वी बातें सुनकर ललिता और कीर्ति को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुका लेती हैं। और फिर दोनों भी प्राची के मायके जाकर, मेरी खूबसूरत बहू, चल अपने ससुराल वापस चल। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी, लेकिन तेरे जाने के बाद तेरी अहमियत पता चली, और साथ ही साथ ये भी पता चला कि हम कितने गलत थे जो तुझ जैसी बहू के साथ ऐसा व्यवहार किया। हाँ भाभी, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं और हम समझ चुके हैं कि आप तन से ही नहीं बल्कि मन से भी बहुत खूबसूरत हैं, और हम दोनों माँ बेटी अब आपकी जैसे ही बनेंगे, क्योंकि असली खूबसूरती तो मन से होती है। इंसान का मन सुंदर हो तभी वो दूसरों को जीत सकता है और बुरे लोगों को अच्छा बना सकता है। जैसे तुम्हारी सादगी ने ललिता और कीर्ति को बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया। प्राची ललिता और कीर्ति के गले लगती है और उन दोनों को माफ करके अपने ससुराल फिर लौट आती है। कैसी लगी ये कहानी? जाते जाते कमेंट्स में जरूर बताते जाइएगा। सांगसु का ये बदला रूप देखकर उसकी सास खुश हो जाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। एक दिन सांगसु के कमरे से सास को उसके कमरे से भाग दौड़ की आवाजें आती हैं। वो जैसे ही कमरे में झांकती है, सांगसु छिपकली को पकड़कर खाने ही जा रही होती है कि तभी सास उसके कमरे में जाती है और कहती है, बहू, ये क्या कर रही हो? तुम तो हमारी संस्कृति को अपना रही थी, और ये क्या? सांगसु सास को सामने देखकर हैरान सी उसे देखती है और छिपकली मौका देखकर सांगसु के हाथ से निकल जाती है। चलो बाहर चलो, और अब तुम रसोई में नहीं जाओगी। मुझे तो लगा था तुम सुधर गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस सांगसु रोने लगती है। सास एक बार फिर उसकी भोली शक्ल पर बहल जाती है और सोचने लगती है कि वो क्या करे। सास अपने बेटे को शाम को बताती है, बेटा, तेरी बीवी भले ही चाइनीज हो और हमारे संस्कारों को ना समझ पा रही हो, लेकिन एक अच्छी लड़की भी है वो। हाँ माँ, तभी तो मैंने उससे शादी की है। देख बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इसके खान पान की आदत को कैसे छुड़वाए, यही बड़ी परेशानी की बात है। रहने दो ना माँ, जो खाती है खाने दो। इन लोगों को सुधारना वैसे भी हम इंडियंस के बस की बात नहीं है। सास को बेटे की ये बात चुभ जाती है। उसके अंदर का हिंदुस्तानी आत्मा जाग जाता है और वो खड़ी हो जाती है। अरे ऐसा कोई काम नहीं है जो हम हिंदुस्तानी नहीं कर सकते। तू भारतीय सास को चैलेंज ना कर। हाँ देख ले माँ, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। मुझे तो उसकी हर आदत पसंद है। अरे पसंद के बच्चे, जो तेरी बीवी खाएगी वही तेरे बच्चे को भी खिलाएगी। अब सास सोच में पड़ जाती है। तभी उसे आइडिया आता है। वो अगले दिन सांगसु को बुलाती है और कहती है, देखो बहू,
तुम तो अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी और ऐसी हालत में तुम्हें मैं किचन में जाने नहीं दूंगी। लेकिन देखो, मैं तुम्हारे स्वाद को समझ सकती हूँ। आज से ये सारे जानवरों का जो भी डिश रहता है ना, वो मैं ही तुम्हारे लिए बना दिया करूंगी, ठीक है? आपको बनाना आता है? ऐसा कोई खाना नहीं जो मुझे बनाना नहीं आता। तो रुक, आज मैं तुझे छिपकली बनाकर खिलाऊंगी। हाँ। सांगसु के साथ ही उसका पति भी सोच में पड़ जाता है कि माँ छिपकली कैसे पकाएंगी, लेकिन वो बोलता भी तो क्या। थोड़ी देर बाद सास प्लेट में छिपकली, टमाटर और प्याज के टुकड़े हरी चटनी के साथ लेकर आती है। प्लेट को सजा देखकर मुंह में पानी आ जाता है और सांगसु चपर चपर कर सारी प्लेट खाली कर देती है। ऐसे ही एक दिन सास उसे हरे हरे कीड़े तल कर देती है। वो उसे भी चाव से खा लेती है। अब क्या था, सांगसु के तो मजे ही हो गए। रोज वो बस जानवर का नाम लेती और सास उसे प्लेट में सजा कर खिला देती। ये बात सांगसु के पति को नहीं पच रही थी। एक दिन उसने कहा, माँ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरा घर बचाने के लिए ये सब भी बना सकती हो। सुन बेटा, कान खोल कर सुन ले। मैं हूँ तेरी माँ, और वो भी पक्की भारतीय। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। क्या क्या कर सकते हैं माँ, जरा ये भी तो बता दो। बेटा, जो तेरी बीवी स्वाद ले लेकर खा रही है ना छिपकलियाँ, वो दरअसल सोयाबीन है जो मैंने स्पेशल सांचे में बनाई थी। हैं? और वो हरे कीड़े तले हुए? बेटा, वो तो बेसन में लपेट कर पालक है जिसे मैंने रंगों में भिगो कर तले थे। अब और मत पूछना। चाइना की शॉपिंग साइट से मैंने कई जानवरों के बने सांचे खरीदे और मैदा, सूजी, बेसन, हरी सब्जियां, पनीर, सोयाबीन की सहायता से बहू के लिए खाना भी बनाया। अब देखो, उसे हरी सब्जियों की कीमत भी पता चल गई। मान गए माँ, तुम तो ग्रेट हो, ग्रेट। बेटा, भारतीय होने में हमें गर्व होना चाहिए। हमारी संस्कृति और खान पान किसी भी देश से सबसे ज्यादा लाजवाब और पौष्टिक है, जिसे आज सारी दुनिया ने माना है। अच्छा होगा कि तू भी मान ले बच्चू। मान गया माँ, मैं भी मान गया। नीलम की बहू ईशा जब देखो तब मायके जाती और जब भी वापस आती नीलम को कोई नए ताने देती, जिससे सीधी सादी नीलम परेशान हो जाती है। अरे सासू माँ, ये क्या पहना है आपने? लाल सूट के साथ नीली चुनरी। हाँ बहू, वो लाल मिल नहीं रही थी तो मैंने नीली ही ले ली, वैसे भी जाना कहाँ है। माँ, मेरी माँ ने तो अलमारी में चुनरी का अलग खाना बना रखा है, जिससे उन्हें कोई भी कपड़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है। मेरी माँ तो परफेक्ट है हर चीज में। इतना कहकर ईशा वहां से निकल जाती है। नीलम सोच में पड़ जाती है कि कैसे बातों ही बातों में ईशा ने ना सिर्फ अपनी माँ से उसे कंपेयर कर दिया, बल्कि छोटा भी दिखा दिया। माँ, आपने ये जो सब्जी बनाई है ना, बहुत अच्छी है। नीलम खुश हो जाती है। अच्छा बहू, तुम्हें ये सब्जी अच्छी लगी? हाँ माँ, लेकिन मेरी माँ ना इसके साथ थोड़ा सरसों और हींग भी डालती है, जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा हो सकता है। मेरी माँ तो इस सब्जी को इतना स्वादिष्ट बनाती है, आहा, क्या कहूँ मैं। नीलम ईशा के इस तरह के व्यवहार से परेशान रहने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ईशा को सबक कैसे सिखाए। एक दिन नीलम की बेटी उससे मिलने आती है। दोनों माँ बेटी नीलम के कमरे में बैठते हैं। क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं पारुल, ईशा हर बात में मेरी तुलना अपनी माँ से कर मुझे नीचा दिखाती है। अरे माँ, ये तो बिल्कुल अजीब और उल्टा सा है। चलो तुम परेशान ना हो, मैं कोई हल निकालती हूँ। अरे पारुल, तुम कब आई?
मैं अभी अभी आई हूँ भाभी, कुछ दिन रुकूंगी। वैसे तो मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने मायके में रहूं, लेकिन मैंने तो उन्हें साफ कह दिया। मेरी भाभी की माँ को देखिए, आए दिन भाभी मायके में पड़ी रहती है, लेकिन उनकी सास यानी मेरी माँ उन्हें कुछ नहीं कहती। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? ईशा सक पका जाती है। हाँ हाँ पारुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। नीलम शाम को किचन में सब्जी बना रही थी और ईशा सामने बैठकर टीवी देख रही थी कि तभी पारुल वहां आ जाती है। माँ, लाओ सब्जी मैं बना दूं। नहीं बेटा, ससुराल में तो करती ही हो, मायके में तो थोड़ा आराम कर लो। तभी ईशा पारुल से पूछती है, बुरा ना मानना पारुल, क्या तुम्हारी सास कोई काम नहीं करती? वो सारा दिन बैठी रहती है। अरे नहीं भाभी, वो तो काफी कुछ करना चाहती है, लेकिन मेरी माँ ने सिखाकर ससुराल भेजा है मुझे कि बड़े बुजुर्गों को कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी ना होने देना। इसलिए घर के सारे काम ना मैं खुद ही करती हूँ, जिससे मेरी सास इस उम्र में थोड़ा आराम कर सके। वैसे आपकी माँ ने भी ऐसा कुछ ही सिखाया होगा ना आपको? पारुल के मुंह से ये बात सुनकर ईशा परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को खाने के वक्त खाने के टेबल पर ईशा की सास अपने बेटे नीलेश से पूछती है, अरे नीलेश, आज ईशा खाना खाने क्यों नहीं आई? पता नहीं माँ, वो आज काफी उदास है। मैंने उसे कहा भी, लेकिन उसने कहा कि उसे भूख नहीं है। नीलम कुछ सोचकर ईशा के कमरे में जाती है, जहां ईशा रो रही होती है। क्या हुआ ईशा बेटा, तुम आज खाना खाने क्यों नहीं आई? माँ, मुझे पारुल की बात अच्छी नहीं लगी। उसने मेरी माँ के बारे में जो कहा वो गलत था। तभी कमरे में पारुल आ जाती है। भाभी, माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की भी क्यों ना हो। मैंने जो कहा मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन आज एक बात आपको सोचनी होगी। जो बात आप अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकती, ये कैसे उम्मीद करती हैं कि मैं अपनी माँ के लिए सुन लूं? ईशा पारुल की बात समझ जाती है और नीलम को गले लगा लेती है। माँ, सच में आपने मुझे बहू नहीं बेटी समझा, लेकिन मैंने आपको बहुत सुनाया, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर ईशा नीलम को गले लगा लेती है। अरे सासू बहू के ड्रामे में मैं तो पीछे ही रह गई। दोनों पारुल को अपने पास बुलाकर गले लगा लेते हैं। सीख, हर किसी के लिए माँ का प्यार सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसकी तुलना सास के साथ कर उनकी ममता को तोलना भी गलत है। सत्यवती सिर्फ नाम की सत्यवती थी। लोगों के हंसते खेलते घरों में कलह करने में उसे महारत हासिल थी। पूरे गांव में वह मंथरा के नाम से जानी जाती थी। अरे नालायक, तूने तो मेरी नाक कटवा दी। तेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया और अभी तक तू अपनी जेठानी और सास के साथ निभा रही है। अरे जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैंने 1 महीने के अंदर ही अपना चूल्हा चौका अलग रखवा लिया था। हाँ। माँ, तुम नहीं जानती, मेरी जेठानी और सास दोनों मोटू पतलू की जोड़ी की तरह हमेशा साथ रहती हैं। उस घर में तो मेरी एक नहीं चलती। अरे चल छोड़, तुझ में तो अपनी माँ के जरा भी गुण नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। इस बार मैं तुझे जैसा सिखाकर भेजूंगी ना, ठीक वैसा ही करना। इस तरह सत्यवती अपनी बेटी को पट्टी पढ़ाकर उसे उसके ससुराल भेज देती हैं। एक दिन चांदनी की जेठानी काजल अपनी सास की साड़ी प्रेस कर रही होती है। तभी चांदनी उसके पास जाती है। किसकी साड़ी प्रेस कर रही हो दीदी? माँ जी की साड़ी है। आज शाम को उन्हें सोसाइटी के कीर्तन में जाना है ना, इसलिए। अरे दीदी, आप चाहे माँ जी की जितनी भी सेवा कर ले, लेकिन माँ जी तो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने वाली उस शांताबाई के बराबर भी आपकी इज्जत नहीं करती।
ये सब तुम क्या बोल रही हो? माँ जी तो कितनी अच्छी और साफ दिल की हैं। पहले मैं भी ना माँ जी को अमिताभ बच्चन की फिल्मों वाली निरूपा रॉय समझती थी, लेकिन बाद में पता चला वो तो अनिल कपूर की बेटा फिल्म की अरुणा ईरानी है। हाँ। पहलियाँ क्यों बुझा रही हो चांदनी? जो भी बात है साफ साफ बताओ ना। ठीक है बताती हूँ, लेकिन आप ना कभी माँ जी के सामने मेरा नाम मत लेना। कल रात को माँ जी फोन पर अपनी बेटी रीटा से आपकी मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी कि काजल बहू तो मेरे हाथों की कठपुतली है। अरे बिल्कुल मूर्ख है, हर काम मुझसे पूछ पूछ कर करती है। अच्छा, तो माँ जी की नजरों में मेरी अच्छाई का ये मोल है? हाँ दीदी, और साथ में ये भी कह रही थी कि आप उनकी जी हजूरी इसीलिए करती है क्योंकि आपकी नजर उनकी जायदाद पर है। इस तरह चांदनी काजल के कान भर के चली जाती है और बाद में मौका पाकर अपनी सास को भी काजल के खिलाफ भड़का देती है। अब तो बहुत जल्द इस घर में B.R. चोपड़ा का महाभारत सीरियल शुरू होने वाला है, बड़ा मजा आएगा। और फिर एक दिन दोनों सास बहू घर के काम करते करते अचानक आपस में लड़ पड़ती हैं। देख बहू, मैं बहुत दिनों से तेरा ड्रामा देख रही हूँ। तू सिर्फ ऊपर से भोली दिखती है, अंदर से तो पूरी चुड़ैल है तू। घर के थोड़े काम करके तू मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही है। अरे छोड़िए माँ जी, बेकार में सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप भी ये अच्छी सास बनने की नौटंकी कहीं और जाके करिए। अच्छा, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं? अरे तूने अभी दुनिया देखी नहीं है। सास ससुर की कमाई खा रही है ना, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं है। जब अपनी कमाई से घर के खर्चे उठाने पड़ेंगे ना, तब ये सारी अकड़ निकल जाएगी। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है माँ जी, इस घर का हिस्सा बांट दीजिए। इस तरह बात बात पर एहसान मत जताइए। दूसरी तरफ चांदनी चुपके से दोनों सास बहू के झगड़े का वीडियो बना रही होती है। इस तरह चांदनी अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। काजल की मां सत्यवती खुशी के मारे अगले ही दिन चांदनी से मिलने आ जाती हैं। वाह बेटी, ये हुई ना बात। आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी है। आखिर मेरा चलाया गया तीर सही निशाने पे लगा है। हाँ माँ, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो अच्छे अच्छों को रास्ते पर ला दिया है। उधर बाहर दरवाजे के पास हाथों में चाय की ट्रे पकड़े खड़ी काजल उन दोनों की सारी बातें सुन लेती हैं। अच्छा, तो मेरे और माँ जी के बीच आग लगाने वाली चांदनी और ये बुढ़िया है। चांदनी चुपके से अपनी सास को बुला लाती है। अरे तेरी सास तो शक्ल से ही बेवकूफ दिखती है। विमला और काजल उसी वक्त कमरे में दाखिल हो जाती हैं। अच्छा, तो तुम माँ बेटी के बीच ये खिचड़ी पक रही है? हाँ, सत्यवती की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती हैं। अरे नहीं, मर गए रे चांदनी, इन दोनों ने तो सब सुन लिया। अब तो गई भैंस पानी में। नहीं नहीं माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी माँ की बातों में आ गई थी। माँ, तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ, जाओ। अरे नाश बेटी, तू तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली, मौका देखते ही पार्टी चेंज कर दी है? इसे कहते हैं जैसे को तैसा। चलिए अब यहाँ से चलती बनिए। इस तरह सत्यवती की पोल सबके सामने खुल जाती है और शर्मिंदा होकर वो वहां से चली जाती हैं। शिक्षा बुरी सलाह सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देती।